गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू इनर क्लासेस। आज हमारी ये जो क्लास रहने वाली है, ये जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये कक्षा 10वीं विज्ञान, जीव विज्ञान और हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से देखिए एक बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए देता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से नॉलेजेबल परीक्षा में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि हमारे जीवन से भी जुड़ा है। तो इसको हमको क्या करना है, पढ़ना और समझना है। देखिए, ये हमारा जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर जीव विज्ञान का। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ में हमको क्या चाहिए, लाइफ में हमारा जीवन चलने के लिए जो भी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वही तो जैव प्रक्रम है, जिसके अनुसार हम लोग गुजरते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं कि वे जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक घर दे दिया गया, ठीक है, घर को बोला गया कि आप मेंटेन करिए कि घर कैसे चलेगा, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। हमको घर चलाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक मकान अच्छा चाहिए, जो कि सरिया लगा हो, ईंट से बना हो, उसमें एसी लगा हो, टाइल्स मार्बल लगा हो, बाहर फूल लगे हों, उसके लिए माली रखना हो, किचन में एक कह सकते हो रसोई वाला बनाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो हम इस सब प्रोसेस से एक इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक को हमारे सही करे, उसको नियुक्त करना चाहिए अपने घर में। दूसरी चीज़ की हम चाहे खिड़की हो, दरवाज़ा हो, उसकी मरम्मत के लिए, देखभाल के लिए, साफ सफाई के लिए लोग भी नियुक्त कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, सुचारू रूप से हम चलाते हैं घर। ठीक है, और घर में कहाँ रहना है, कहाँ हमारा बेडरूम रहना चाहिए, कहाँ किचन रहना चाहिए, कहाँ शौचालय बनना चाहिए, ये सब भी चीज़ें मेंटेन की जाती है। उसी प्रकार से जैव प्रक्रम में क्या होता है, अनुरक्षण का मतलब कि नियमित रूप से जो चीज़ें हैं उसको चलाने का। क्लियर हुआ आपका डाउट? डाउट क्लियर हुआ? आगे देखिए, अब इसमें चार चीजें हैं, पोषण व पाचन। ठीक है, जैव प्रक्रम में बहुत ही पोषण, अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, लगभग एक तरह से हम गतिविधि नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए, हमारा भोजन जो हो हम बनाएं, उसको पाचन क्षमता हमारी अधिक होनी चाहिए, मतलब कि पच जाए कोई चीज। ऐसा नहीं है कि भोजन किए, पोषण मिला ही नहीं शरीर को। ठीक है, दूसरी चीज है कि श्वसन। श्वसन, जब तक हम ऑक्सीजन का आदान प्रदान, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधों के द्वारा हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधे तो हम क्या करते हैं, फेफड़ा के माध्यम से सांस लेने का काम और देने का काम करते हैं। फेफड़ा छोड़ते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन को। इधर देखिए परिवहन जो है, परिवहन में जैसे बाइक हो गई, बाइक मान लीजिए, कार मान लीजिए, हवाई जहाज मान लीजिए, रेलगाड़ी मान लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको ले जाती है। तो उसी तरह क्या है कि मानव के अंदर एक हृदय होता है, जो कि रक्त को विभिन्न स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, चाहे नसों के माध्यम से, चाहे जैसे भी। देखते हो कि शरीर के हर पार्ट तक रक्त पहुंचता है। जहां रक्त नहीं पहुंचता है वहां लकवा मार देता है। रक्त अगर रुकेगा तो वहां पे लकवा मार देता है, जैसे लूला हो जाएगा, पैर लूला हो जाएगा। तो रक्त का संचार जो होता है शरीर के हर पार्ट में बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हम ग्रहण किए, अब उसको उत्सर्जित करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर हम उत्सर्जित, जैसे मान लीजिए कि पानी पिए, वाटर आप पिए, अब उसमें कुछ ऐसा नहीं कि सब शुद्ध पदार्थ होगा, सब आपको शरीर को एक्सेप्ट ही कर लेगा। शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जित। ठीक है, ठीक है, चाहे आप मान लीजिए शौचालय के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से उसको बाहर किए आप, तो ये क्या हो गया, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक ब्रिक होता है। ब्रिक का काम, किडनी का काम होता है कि आपको जो भी फंक्शनल चीज़ें हैं आपके शरीर में, उसको साफ सफाई करना। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर किडनी नहीं होती, लोग बताते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नशे करने वाले व्यक्ति, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति क्या हो जाते हैं कि जल्दी उनकी किडनी खराब हो जाती है। सुने होंगे आप लोग,
कोई मदिरा पी रहा है या नशे का शिकार है बहुत ज़्यादा, तो उसका सबसे पहले जो फंक्शनल डैमेज होता है वो ब्रिक को होता है, किडनी होती है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है किडनी करने में, और ब्रिक बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ब्रिक कहा जाता है, ठीक है, साफ सफाई करने के लिए। अब हम लोग मेन जो परिभाषा है उस पर आते हैं कि पोषण क्या होता है, ठीक है। देखिए, पोषण जिससे हम जीवित रहते हैं, नहीं मिलेगा किसी को तो लगभग नहीं जीवित रहेगा। जैसे अगर बात की जाए जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ, कोई जीव है भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहा है तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास में करना पोषण कहलाता है। एक मैं पढ़ा रहा था पिछले सेशन में, जब पर्यावरण आपको और एनवायरनमेंट, तो वहाँ मैं लिंडमान का नियम बताया था, 10% लॉ का नियम, कि कोई भी चीज़, मान लीजिए आप हरे पौधे को टिड्डा खाया, टिड्डे को कोई और व्यक्ति खाया, या आप ही मान लीजिए मुर्गे को खाए। हर हर महादेव, सावन का त्यौहार चल रहा है इसलिए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे उसके विषय में, तो उसका 10% जो एनर्जी है आपके शरीर में पहुंचेगा, ठीक है। बाकी जो वेस्ट वैल्यू है आप उसको वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिंडमैन महोदय ने कहा था कि 10% जो वैल्यू है ऊर्जा का, वो हर प्राणी में जाता है। जो भी आप खाद्य पदार्थ, मान लीजिए बादाम खा रहे हैं, कोई भी चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो सबका 10% जाता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो समझ नहीं रहा है बाद में उसको दिक्कत होने वाली है, लिखा हुआ सब मिल जाएगा। देखिए, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन? स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि देखिए, पेड़ पौधे अपने से अपना भोजन बना लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा है कि मानव जाके पेड़ पौधों का भोजन बना के पेड़ पौधों को खिला रहा है? नहीं खिला रहा है। लेकिन उसके लिए जो चाहिए सुविधा जो चाहिए, जैसे कि मान लीजिए इतना तो कर ही सकता है कि व्यक्ति अगर पौधा लगाता है तो कम से कम सूर्य के प्रकाश में रहे पौधा। दूसरी चीज़, उसको जल की आवश्यकता होती है, जल उसको प्रोवाइड हो जाए। और तीसरी चीज़ ये होती है कि खाद वाद मिल जाए। अगर खाद देखिए 2 प्रकार की होती है, आपको पता है, रासायनिक खाद और जो मिल रही है बाजार में। तो सबसे अच्छी जो गोबर वाली खाद होती है वहीं होती है, ठीक है। उसको इकट्ठा कीजिए एक गड्ढे में, 2-3 साल तक पड़े रहने दीजिए, जब सड़ जाए उसको डालिए, देखिए आपकी फसल उपजाऊ होती है। और ये डाई यूरिया ठीक है, तो कुछ नहीं है तो फिर बढ़ाना ही है उसको। तो ये सब उसको चाहिए जीने के लिए, लेकिन वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई रसोई है, उसके पास कोई व्यक्ति गया, माचिस लगाया, बन गया खाना, उसको खिला दिया, ठीक है। अपने से उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसका डायग्राम हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम बनाएंगे, समय व्यतीत होगा, और बनाएंगे ज़रूर, लेकिन ये भी समस्या, अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो बहुत जल्दी काम होता। तो इसलिए आप लोग समझिए कि सूर्य की रोशनी ऊपर आएगी, कल्पना करते रहिए दिमाग में, सूर्य की रोशनी आ रही है, पौधा है, नीचे से हम जल दे दिए, रासायनिक खाद दे दिए, और उसका वृद्धि और विकास होता रहा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या पेड़ पौधे गति करते हैं? तो पेड़ पौधे बेटा वृद्धि करते हैं, गति नहीं करते, ठीक है। देखोगे पेड़ छोटा रहेगा, बड़ा उसी स्थान पर होता रहेगा, भले अपना हाथ पांव फैला ले ज़्यादा दूर तक, बढ़ाता जाएगा, लेकिन स्थान नहीं चेंज करेगा। जिस स्थान पे आप उसको लगाए हैं उसी स्थान पर रहेगा। लेकिन मानव है क्या? मानव एक जगह से काम चलेगा उसका? अभी देखो हम ही टहल रहे हैं, अपना गति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन पेड़ पौधे अपना गति नहीं करते हैं, केवल वृद्धि करते हैं। हम मानव बेचारा अपना वृद्धि भी करता है, गति भी करता है। हम छोटे रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, पतले होते हैं, मोटे जाते हैं। पहले हमारा मान लीजिए कि जब हम किशोरावस्था में थे 60 किलो वजन था, आज 85, 85, 87 किलो वजन है। तो सब लोग वृद्धि ग्रोथ करते हैं समय के हिसाब से। कुछ बच्चे तो 10वीं में पढ़ रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, भोपा जैसे। तो ठीक है, चलता रहता है। यहाँ देखिए, ज़्यादा आराम इस समय सेहत के लिए बड़ा नुकसान है। जो बच्चा अगर 9, 8, 10 में पढ़ के आराम कर रहा है वो बड़ा कष्ट में है। हम कह रहे हैं काम मत करिए, अगर नफरत है तो मत काम करिए, लेकिन अपने शरीर के लिए आप क्या करिए, कम से कम
मेंटेन करने के लिए उसको करिए, जो भी कर सकते हैं। आइए हम लोग स्वपोषण में चलते हैं कि स्वपोषण होता कैसे। देखिए, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। जैसे मैं बताया आपको कि हरे पादप तथा हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं करते हैं। तो एक बार मैं प्रकाश संश्लेषण की जो विधि है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल में आप परिभाषा पर बल दीजिए, क्योंकि परिभाषा एग्जाम में पूछता है। ठीक है। दूसरी चीज कि दूसरा जो प्रकार है पोषण का, कौन सा प्रकार है? पर पोषण। तो पर पोषण क्या होता है? पर पोषण में देखिए ये चीजें होती हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, पर पोषण कहलाता है। कोई छात्र पूछ रहा है कि सर जी इसका उदाहरण दे दीजिए। सबसे अच्छा बेटा उदाहरण मानव है, क्योंकि मानव बेचारा पेड़ से ईंधन प्राप्त करता है, मानव बेचारा खेतों से अनाज पैदा करता है, तब जाके मसाला वसाला ला के अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे दाल, अच्छे अच्छे भोजन बनाता है। तो मानव दूसरे पर निर्भर है। मानव इतना चालाक प्राणी है कि अपने लिए भोजन की व्यवस्था साल 2 साल के लिए कर लेता है। पता लगा कि पत्थर पड़ गया, कोई बात हो गई, तो ऐसा नहीं कि लोग खाने के लिए मर जाएंगे। ठीक है। तो मानव ही एक ऐसा जीव है कि जो अपने भोजन के लिए पहले व्यवस्था कर लेता है। अभी चावल हो रहा है, खेत में पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार चावल अगर नहीं धान हुआ तो लोग मर जाएंगे। लोग स्टोर करके रखे हैं कि अगले सीजन में भी हम खा सकते हैं। तो मानव सबसे बड़ा चालाक प्राणी है। अगर मान लीजिए यहाँ सूर्य खत्म हो जाए, खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन खत्म हो जाए तो क्या पेड़ पौधे रहेंगे? पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आप रहेंगे? तो डाउट देखिए क्लियर होना चाहिए। अब एनी स्टूडेंट कोई भी चाहे कमेंट के माध्यम से चाहे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से पूछ सकता है। देखिए, अब बात होती है पेड़ पौधे हमारे जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा कि मैं बताया कि स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पे सूर्य है। सूर्य क्या करता है कि रोशनी देता है, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाया क्या जाता है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है इसको, और H2O जल की आवश्यकता होती है। ये जो मैं 6 लिखा हूँ ये बैलेंस करने के लिए है। ठीक है। 6 CO2 प्लस 6 H2O जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? सौर ऊर्जा, मतलब हम सूर्य का रोशनी उस पर देंगे, उसको बोलते हैं पराहरित। क्या बोलते हैं? पराहरित। तो ये क्या प्राप्त होता है? 6O2 मतलब ऑक्सीजन और प्लस C6H12O6 ग्लूकोज, इसका मिश्रण हो जाता है। तो ये क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण। इसका अगर फूल शोषण करेंगे, यहाँ देखिए घास है, घास को क्या खाएगा? हिरण खाएगा। ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है, लेकिन इसको देखो पर पोषण में जा रहा है। अब हिरण इसका द्वारा बनाया गया भोजन अपने खा रहा है। ठीक है। इसकी चाहे मान लीजिए पौधा लकड़ी यूज करे, चाहे उसको रसोई में ले जाकर इसको गेहूं चावल बनाए, उसको बना के और भी चीज़ें करे, तो ये पर पोषण में आ जाता है। तो ये जो सूत्र हमने पाया C6H12O6 ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया, बना क्या बेटा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण द्वारा बना। ठीक है। और इसमें रासायनिक ऊर्जा प्राप्त हो गई। ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राणी संभोजी, और दूसरा मृत जीवी पोषण, और परजीवी पोषण। इनको देखिए समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, तो हम समझेंगे कैसे कि देखिए डिफाइन कैसे करते हैं। जो प्राणी संभोजी होता है, ठीक है, ये ठोस तरल पदार्थ का ग्रहण करता है। प्राणी संभोजी हमेशा ठोस भी पदार्थ का क्या करेगा? ग्रहण, और तरल पदार्थ का भी ग्रहण करेगा। जैसे आप कह सकते हो कि मेढक, क्या कह सकते हो? मेढक के बारे में बोल सकते। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ठोस तरल पदार्थ का ग्रहण होता है। और अगर एग्जाम्पल्स की बात होती है कि कौन से करते हैं लोग,
तो देखिए मेढक और मानव। मानव क्या करता है, ठोस पदार्थ का ग्रहण भी करता है और तरल पदार्थ का। तरल पदार्थ क्या होता है, तरल पदार्थ जैसे आप लोग जल हो गया, स्प्राइट हो गया, लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीजें हो गई, सब तरल पदार्थ हो गए। ठोस पदार्थ आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मृत जीवी पोषण क्या होता है, देखिए मृत जीवियों का ग्रहण होता है। जैसे कुछ लोग मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका जो ग्रहण करता है उसी को मृत जीवी परजीवी कहते हैं या मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो जो मृत जीव का ग्रहण, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, फंगस जिसको बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये लोग जो मरे हुए जीव का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है, पूछता है कभी कभी कि मृतोपजीवी कौन होता है, ठीक है। तो आप लोग सीधे बता दीजिए कि जो सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। अभी घर में कूड़ा है, खूब झाड़ू लगाए, बाहर ले गए, सभी लोग घर का एक स्थान ऐसा होता है कि जो जिसको बोलते हैं कूड़ादान, या कह सकते हो भोजपुरी में या गांव में रहने वाले लोग उसको घूर बोलते हैं, ठीक है। वहां ले जाते हैं, सब अपना जो इकट्ठा होता है सामान उसको रख देते हैं और बाद में वो क्या बन जाता है, खाद का रूप ले लेता है, अपने खेतों में फेंकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है तो इसी को मृतजीवी कहते हैं। वहां से देखेंगे आप लोग कुछ ऐसे भी पौधे उत्पन्न होते हैं जिसको खाते हैं लोग, जैसे नाम है उसका कुकुरमुत्ता, ठीक है। तो सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। तो यहाँ पे वही बात है। परजीवी पोषण क्या होता है, आप सभी लोग, परजीवी पोषण क्या होता है, जीवित जीव पर आश्रित होता है। जैसे हम लोग जीवित हैं, हम लोग क्या है, जीवित है, इंसान जीवित है। अब ये जू देखते हो, ये सर में जो आ जाता है, जो जू होता है, ये क्या करता है कि जीवित प्राणी हम लोग हैं, हम ही लोगों को क्या करता है, सर में जाके वहां पे जो भी जीव उसको फंगस मिलते हैं उसको खाता है। कभी कभी तो ऐसा खाता है कि ब्लड भी निकल आता है, तो उससे जीवित रहते हैं। जोक को देखे होंगे आप लोग, कोई भी जीवित प्राणी है उसको पकड़ लेगा, खून चूसने लगेगा उसका, उससे क्या होता है कि जो जिंदा होता है। अमर बेल का पेड़ कोई देखा होगा, वो भी दूसरे पेड़ को पकड़ के क्या करता है, अपना काम चलाता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम्पल में आ जाए, परजीवी क्या होता है, जोक, जू, अमरबेल, ठीक है। अमरबेल को मत भूलिएगा, वो अक्सर पूछता है। जू तो मान लीजिए ज्यादातर लोगों को पता होता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे पढ़ाए थे कि प्रकाश संश्लेषण का, उसमें आपको डायग्राम बनाए थे, कैसे उसका रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको भी समझाया गया था। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो पदार्थ होता है, हमको देखिए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ होता है सूर्य का प्रकाश, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आपके लिए आवश्यक तत्व हैं, तो बताइएगा सूर्य का प्रकाश, CO2, जल और O2, ठीक है, और क्लोरोफिल। देखिए अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है कि सूर्य तो प्रकाश करेगा, सूर्य प्रकाश करेगा, लेकिन क्लोरोफिल क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को खींच कर लाता है पेड़ की तरफ। बात समझ में आ रही है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम यही कराता है, खींच कर लाता है, पेड़ को अवशोषित कराता है। तो क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं जरूरी है। आपसे देखिए क्वेश्चन बनेगा, आप सब चीज से बच सकते हो लेकिन ये पौधे वाले से नहीं बच सकते हो, क्योंकि इसमें या तो रासायनिक अभिक्रिया दे दे या तो क्या क्या चीज आवश्यक है उसके लिए वो भी दे दे। तो यहाँ पे जल की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों जल की आवश्यकता पड़ती है, तो जल की आवश्यकता बेटा इसलिए पड़ती है कि जल के अणुओं को का ऑक्सीजन के अणु में बदलना। जो जल का अणु होता है वो ऑक्सीजन के अणु में बदलना, जैसे पेड़ पौधों को भी चाहिए तो अणु में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। जो CO2 होता है उसका ग्लूकोज में क्या होता है, अपचयन हो जाता है। कल बताया था ना C2H6O5 बताए थे, तो ग्लूकोज में अपचयन हो जाता है। सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको सौर ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इतनी सी चीजें हैं। अगला रंध्र या स्टोमेटा, ठीक है। आप लोग कोई पत्ती को देखे होंगे, पत्ती में छिद्र होता है, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा, ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा पत्ती में छिद्र होता है, वहीं से पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझे। देखें यहाँ पे पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की वाय त्वचा में पत्ती जब उठाओगे वहां छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये कक्षा 2 में भी 3 में भी पढ़ाया जाता होगा।
तो रंध्र कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा ही होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो, तो उसके द्वारा ही आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए क्या है, मानव के लिए फेफड़ा है, फेफड़े से हम लोग श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, रंध्र है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से वो लेता है। आगे ये देखिए उसका रंध्र का क्या है, चित्र है, ऐसा ही रंध्र होता है, इसको बोलते हैं खुला रंध्र। और ये क्या होता है, बंद रंध्र होता है। अब खुला रंध्र में ये जो पॉइंट है दोनों, ये पॉइंट है रंध्र कोशिकाएं की होती हैं, और ये पॉइंट जो हरा हरा है, ये नीला आपको मैं बनाया हूं लेकिन ये हरा रहेगा क्योंकि हरी पत्ती होती है, तो इसमें क्या होता है, हरी लवक होता है। और यहाँ पे CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। बात समझ रहे हैं। और यही हाल बंद रंध्र में होता है। तो बंद रंध्र में क्या होता है कि CO2 और O2 का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चित्र बना लीजिए। एग्जाम में क्या होता है कि पूछ देता है कि रंध्र की परिभाषा देते हुए आप एक सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सचित्र वर्णन सहित रंध्र की परिभाषा दीजिए। तो आपको जब पता रहेगा कैसा चित्र बनता है तो आप आसानी से एग्जाम में बना लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, अमीबा देखिए, अमीबा में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले बात यह है कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, अमीबा को जिस आकार में आप रखेंगे उस आकार में अपने आप को ढाल लेता है। तो आइए अमीबा में पोषण पढ़ते हैं। अमीबा के पोषण में क्या होता है कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण होता है। हम बात करेंगे अगर अंतर्ग्रहण की, तो अंतर्ग्रहण का मतलब ही होता है कि अंदर जाने वाली चीजें जितनी है उसको ग्रहण करेगा। उसका क्या है मतलब, अपने भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब बात आती है कि पाचन क्या होता है। पाचन अभी बताए भी थे। अमीबा का पाचन कैसे होता है, बड़े कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे कणों में तोड़ना। जैसे मान लीजिए कि प्रहलाद है और इसका मुंह बड़ा है, मुंह क्या है, बड़ा है। अब रोटी का टुकड़ा बनाएगा तो उसी हिसाब से बड़ा बनाएगा, और बड़ा बनाएगा तो बड़ा तो इसमें मुंह में क्या करेगा, जाएगा। लेकिन समस्या है कि उसको जब तक एंजाइम के थ्रू छोटा नहीं किया जाएगा तो पेट में पचेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात होती है कि एंजाइम उसको पचाता है। आगे देखिए, अवशोषण का काम क्या होता है कि पाचित पदार्थ से ऊर्जा का ग्रहण करता है। जितना हम एनर्जी वाला पदार्थ खाते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये बात है। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित पदार्थ को जीव द्रव्य में मिलाता है। जितने अवशोषित कर लिए गए पदार्थ को जीव द्रव्यों में क्या करता है, मिला देता है। ठीक है, आगे बहिष्करण क्या होता है, अपचित पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, शरीर से बाहर निकालने वाले पदार्थ क्या हो गए, बहिष्करण हो गए। मतलब कि उसको अमीबा का जो शरीर है, आप उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, बाहर कर दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये अमीबा का चित्र है। क्या है, अमीबा का चित्र। यहाँ देखिए बीच में केंद्रक है और ये जीव द्रव्य है, छोटे छोटे जीव द्रव्य है। मैं बोला कि अमीबा क्या होता है कि इसका कोई आकार नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, देखिए दूसरा वाला जो अमीबा होगा, ठीक है, यहाँ कोई चीज खाने वाला इसको दिखा। ठीक है, क्या दिखा, खाने वाला पदार्थ। अब ये कैसे खाएगा, ये अपने शरीर को क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए मैं ही अमीबा हूं, मुझसे अच्छा उदाहरण क्या रहेगा। चलिए, मैं ही अमीबा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझको कोई चीज खाना है, यहाँ दिखाई दे रही है। मैं क्या करूंगा, अपने शरीर को सिकोड़ूंगा और ऐसे मुंह बाऊंगा और ऐसे खा लूंगा। बात समझ रहे हो। तो यही अमीबा क्या करता है कि ये अपने शरीर को क्या करता है, सिकोड़ता है, और ये जो बाहर मुंह खुला है इसको क्या करता है, इसे इसको खींच लेता है, खा लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपादों द्वारा खींच लेता है भोजन को। आगे और रवा द्रव्य रिक्तिका क्या होती है, ये खाने के बाद जो अमीबा का आकार बनता है उसको कहते हैं, या राजधानी कहते हैं। ठीक है, अब अपचित पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने को क्या करता है, यहीं से ये क्या करता है कि बाहर शरीर से निकाल देता है चीजों। ठीक है, बात समझ गए।
तो ये अमीबा का आकार रहा, आप लोग अमीबा बना लीजिएगा चित्र, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि अमीबा का डिफिनीशन बताइए चित्र सहित, उसको परिभाषित कीजिए। तो ये चीजें रही अमीबा के बारे में, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखिए, जंतुओं तथा मानव में पोषण हम लोग पढ़ते हैं। अभी अमीबा में पोषण पढ़े हैं और जंतुओं एवं मानव में पोषण पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है कि अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को ग्रहण करना। कोई व्यक्ति रहेगा क्या करेगा, जंतु रहेगा, भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अमीबा तो अपना आकार बदल के भोजन को ग्रहण कर रहा था, लेकिन जंतु क्या करेंगे, डायरेक्ट मुंह से खा लेंगे, ठीक है, मुख से। उसके बाद पाचन। पाचन क्या है कि बड़े कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे कणों में क्या करता है, तोड़ता है। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं ना है कि लड्डू खा रहे हो, कोई कोई होता है कि गुलाब जामुन पूरा बड़ा सा गुलाब जामुन खा जाता है एक ही बार में। अब उसको क्या करता है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा एकदम आपके पेट में डायरेक्ट चला जाएगा अमाशय में बड़ा लड्डू या बड़ा गुलाब जामुन, ऐसा नहीं ना है। छोटे छोटे कणों द्वारा, एंजाइम द्वारा उसको तोड़कर जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अवशोषण क्या होता है। अवशोषण खाद्य पदार्थ से ऊर्जा को अवशोषित करना। मैं बताया कि जो भी खाद्य पदार्थ में आपको प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल जो भी मिलते हैं उसको अवशोषित करके पहुंचाना, ठीक है, ऊर्जा में बदलना। स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित ऊर्जा को जीव द्रव्य में मिलाना, मिक्स करने का काम किसका होता है, स्वांगीकरण का। नेक्स्ट है बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब होता है अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। मलाशय द्वारा क्या करना है, बाहर निकालना है। जो कि जैसे मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, कुछ चीजें जो होती है मान लीजिए शरीर को एक्सेप्ट है वो तो कर लेता है, बाकी आप लोग जाते हैं शौचालय तो मलाशय के द्वारा वो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जीव विज्ञान जो पढ़ता है बायोलॉजी, उसको थोड़ा सा चेहरे पे सिकन नहीं आनी चाहिए। मतलब कि उसको पढ़ना है हर हाल में, चाहे बॉडी पार्ट हो। देखिए आप लोग कुछ चीजें गांव घर में रहने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है आप लोगों को, शहर में रहते तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए क्या होता है कि जीव विज्ञान जब तक हम हर पार्ट को पढ़ना है, हर पार्ट कीमती होता है, ठीक है। शरीर में अगर एक पार्ट भी आपका समस्या बन जाए तो देखिए लोग दूसरी तरह से भाव, आप विकलांग हो गए, आपका हाथ खराब हो गया, पैर खराब हो गया, आप विकलांग की श्रेणी में आ गए। किसी के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, आंख नहीं है, काना हो गया, मतलब हर पार्ट की जरूरत है इंसान को, और बिना किसी पार्ट के चल नहीं पाएगा। कुछ गुप्त पार्ट होते हैं, कुछ बाहरी पार्ट होते हैं, जो कि समाज को क्या करते हैं, प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम उसको गुप्त रखते हैं। नहीं तो पहले आदि मानव थे, क्या उनके पास कपड़े थे? नहीं थे। आदि मानव के पास कपड़े थे? नहीं थे, उसी तरह रहते थे। उस समय कल्चर था, अच्छा लगता था सबको। आज है कि कुछ चीजें हमको, अभी मान लीजिए अभी एक आमिर खान की मूवी आई थी, दूसरे ग्रह से आया था, उसका क्या नाम है, कोई जानता है? पीके। वो जब आया तो बिना कपड़े के था, सब लोग कपड़े पहनने थे, तो इसको अजीब लग रहा था कि सब लोग कपड़े पहने हैं, हम कपड़े नहीं पहने हैं। तो ये क्या किया, रेडियो अपना ले लिया, और जो जो देखता था कि सब लोग कौन सा पार्ट छुपाने के लिए पहने हैं वो पार्ट अपना छुपा लेता था, ठीक है। तो कुछ मूवी से भी सीखना है। तो जीव विज्ञान सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि पढ़ने के लिए आप उत्तेजित हों, ठीक है, शर्म छोड़ दें। मैं एक बार ये भी कहा था कि कुछ लड़कियां होती हैं, देखिए अपने पेट के लिए कह सकते हैं या पैसे के लिए डांस करती हैं। अगर मान लीजिए वो शर्म करेंगी तो कहीं डांस कर पाएंगे? कहीं नहीं डांस कर पाएंगे। जो भी अभिनेत्री देखो कितना शूट करती हैं जा जाके, चाहे पहाड़ हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ सीन लेती हैं, तो क्या वो शर्म करती हैं तो शूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा वे में लेना है, ठीक है। मानव पोषण देखिए, ये मानव का चित्र है, चाहे जैसा भी बना है, हम ही बनाए हैं, कम टाइम है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, तो हम भी अगर 1 घंटा लेते तो बढ़िया बनाते, हम भी अच्छे कलाकार हैं, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले मानव में जब पोषण होगा तो ये मुख से ही काम होगा। हम लोग खाते हैं किससे? मुख से, ठीक है, मुख से क्या करते हैं, खाते हैं। अब जब हम भोजन ग्रहण किए तो यहाँ पे एक लार ग्रंथि होती है।
इसको यहाँ पे ले गया, ग्रसनी होती है यहाँ पे, क्या होती है, ग्रसनी, ग्रसनी में ले गया और उसके बाद यहाँ से पाइप लगी हुई है, उसको नस बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, नस जाती है, वो पाइप होती है। जैसे मान लीजिए एक स्थान पे पानी को दूसरे स्थान पे ले जाना है तो पाइप के माध्यम से ले जाना है, उसी तरह हमारे शरीर में भी होता है। वहीं देखो कुछ लोग नशे के शिकार हो जाते हैं तो पाइप धीरे धीरे क्या होती है, बीच में बंद हो जाती है, तो कहीं किडनी खराब हो जाती है, कहीं फेफड़ा खराब हो जाता है, जब जाम हो जाता है तो हम लोग मृत हो जाते हैं। ठीक है, सही से भोजन नहीं पहुंचेगा, जाम हो जाएगा, जैसे काई देखते हो ना पाइप में लग जाती है तो पानी इधर से उधर नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे पाइप का काम खत्म हो जाता है। तो उसी तरह मानव भी है, ऐसा नहीं कि मानव अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस पाइप से अब ग्रास नली में जाता है, अब ग्रास नली से छोटे छोटे टुकड़े होकर सीधे कहाँ जाते हैं, अमाशय में। कहाँ जाते हैं, अमाशय में। फिर इसके नीचे क्या होता है कि यहाँ पे पाचन क्रियाएं होती हैं और उसके बाद अग्नाशय में पहुँचती हैं। फिर यहाँ देखिए ये जो बाहरी भाग है ये बृहदांत वाला है, बृहदांत, ठीक है, यहाँ जाता है। उसके बाद हम कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कि ये मलाशय द्वारा क्या होता है, निकल जाता है पोटी के माध्यम से। ठीक है, बात समझ रहे हो। आगे यहाँ पे यकृत होता है और ये क्या है, पित्ताशय है, ये थैली होती है। और गृहिणी देखो यहाँ पे सब काम यहाँ से अग्नाशय से धीरे धीरे इस थैली से आगे बढ़ता है। और इसको देखो छोटी आंत कहते हैं, क्षुद्रांत को क्या कहते हैं, छोटी आंत। और एक आप ये भी सुने होंगे छोटी आंत और बड़ी आंत, इनमें अंतर क्या होता है, क्यों कहा जाता है छोटी आंत, क्यों कहा जाता है बड़ी आंत। एक देखिए हंसने के लिए है कि एक बड़ी भौजाई एक छोटी भौजाई, तो बड़ी भौजाई इसलिए बोलते हैं, सोचने का है नजरिया कि ज़्यादा मोटी होती हैं बड़ी भौजाई, ज़्यादा पतली होती है छोटी भौजाई। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं, कोई भी मोटा हो सकता है। तो बात यहाँ पे समझाने का ये है कि देखिए यहाँ पे जो ये पाइप आ रही है ये जो थोड़ा सा पतली होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी, पतली होगी, छोटी आंत। और जो ये मोटी है ये क्या होगी, बड़ी आंत। इतना फैल जाती है जो बड़ी आंत, और जिसकी पाइप जो पाइप के ही माध्यम से समझो जो पतली होती है छोटी आंत। ठीक है, आगे यहाँ पे अपेंडिक्स कुछ लोग सुने होंगे, हो जाता है, ऑपरेशन होता है, तो यहीं पे होता है ऑपरेशन। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये चीजें आपकी रही मानव में पोषण की। अब एक चीज और है कि भोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का, यहाँ से जब भोजन मुख से आगे धीरे धीरे बढ़ाने का जो काम होता है उसको क्रमाकुंचन गति कहलाता है। अगर मान लीजिए कि एक बार में खाना हम खाए, लड्डू बड़ा सा मुंह में लिए और डायरेक्ट क्या अग्नाशय में आ जाएगा, क्या अमाशय में आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से क्रमाकुंचन गति होती है। धीरे 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 लार ग्रंथि द्वारा कुछ तोड़ेगी, तोड़ते 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 धीरे 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 इधर आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा भोजन करके आप लोग टहलिए। ठीक है, कुछ लोग भोजन करके 4-5 लीटर पानी पी जाएंगे। जब पानी पियोगे तो इसको धक्का देगा पानी। इस मान लो लड्डू खाए, अब लड्डू को पानी धक्का दे दिया, अब जितना पानी पी रहे हो उतना तेजी से धक्का दे रहा है, तेजी से मान लो अमाशय में आएगा तो क्या पचेगा खाना, नहीं पचेगा। वो इसीलिए उल्टी आती है और भी तमाम समस्याएं होती हैं, जो कि आपका ये भी तेज हो जाता है। बात समझ रहे हैं, पेट गड़बड़ हो जाता है लोग कहते हैं। तो ये चीजें हैं, इसीलिए खाना खा के पानी नहीं पीना चाहिए। या तो खाते समय थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा, ही नहीं कि लगाए पूरा वाटर है एकदम पी लिए भरपूर। थोड़ा थोड़ा खाते वक्त या तो पी लीजिए, या तो खाने से आपको प्यास लगी है खाने से पहले ही पी लीजिए, और बाद में, लेकिन बेटा खाना खाने के बाद पानी कम से कम 15 से 20 या आधे घंटे बाद ही पीजिए, तब तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर जीना है तब। ठीक है, कुछ लोग बहुत सारी प्रक्रियाएं जीवन में करते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी प्रकार मरते भी हैं, बहुत जल्दी मरते हैं। ठीक है, तो आपको अगर जीना है, अच्छे से रहना है, देखिए सब काम शरीर के लिए हो रहा है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं खेत में जाकर, हम यहाँ पे टीचर हैं मेहनत कर रहे हैं, आप लोग छात्र हो पढ़ रहे हो मेहनत कर रहे हो, तो अच्छा खाने के लिए ही, अच्छी जिंदगी जीने के लिए ही।
ठीक है। आप खूब कमा लो, जीवन में खूब बना लो। मेन मोटो आपका क्या है कि अच्छा खाना मिले, आपके बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, आपकी पत्नी अच्छे से रहे, जो पत्नी है उसका पति अच्छे से रहे। बात समझ रहे हैं? तो आपके माता पिता अच्छे से रहे, सब काम इसी लिए हो रहा है। अब बताओ कि आपको जरूरत है मान लो पिज्जा की, आपके पास पैसा नहीं है, मुंह बनाए हो 20 टाइप के मुंह बनाए हो, पिज्जा के लिए पैसा है नहीं, सबका खाने की इच्छा करता है। तो इसीलिए हम इतना पढ़ लें कि आगे जाकर हमको पिज्जा खाने के लिए सोचना न पड़े, केवल मोबाइल टाइप करें पिज्जा घर पे आ जाए। ठीक है, इतना मेहनत करना है, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आहार नाल के विभिन्न भाग, पाचक, रस, एंजाइम और एंजाइम्स के कार्य। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम या चार्ट के माध्यम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझने का कार्य करते हैं कि जब अगर मुख गुहा की बात होगी तो मुख गुहा में देखिए कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो मुख गुहा में जो पाई जाती है ग्रंथि उसका नाम है लार ग्रंथि। ठीक है, आपसे ग्रंथि का नाम पूछेगा मुख गुहा के अंदर तो बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए रस का नाम क्या है, तो ये रस जो होता है लार होता है। उसके बाद एंजाइम जो पाया जाता है इसमें टायलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन पाया जाता है। और जो इसमें पचने वाला भोजन होता है, पचने वाला भोजन का नाम होता है मंड। क्या होता है बेटा, मंड। ठीक है, अब दूसरा आहार नाल जो है हमारा क्या है, यह है आमाशय। आमाशय, आमाशय, आमाशय में देखिए जो ग्रंथि पाई जाती है आपके, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बताइए। आमाशय में जो ग्रंथि पाई जाती है जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, जठर ग्रंथि। आप लोग हिंदी में एक सिलेबस आता है हिंदी में, आप लोग पढ़े होंगे कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो पेट में आग जो लगती है उसको बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं, जठराग्नि। जठराग्नि क्यों बोलते हैं, देखिए साइंस में, क्योंकि अमाशय पेट में ही पाया जाता है और यहाँ पे क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है। और रस का नाम पूछेगा तो आप बताइएगा जठर रस। क्या बताइएगा, जठर रस। और इसमें एंजाइम जो होता है पेप्सिन, 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 रेनिन, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। क्या होता है, लाइपेज। जो एंजाइम पाया जाता है इसमें पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। और पचने वाला जो भोज्य पदार्थ होता है ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, वसा और दूध। पचने वाला जो भोजन होता है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज जो पचाता है एंजाइम, ये है प्रोटीन, वसा और दूध। ठीक है, इसको क्या करता है, पचने में मदद करता है। तीसरा है मुख गुहा हो गया, आमाशय हो गया। अब बात करेंगे ग्रहणी की। ग्रहणी की, तो ग्रहणी में जो ग्रंथि पाई जाती है ये पाई जाती है यकृत। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बेटा, यकृत। ग्रहणी में जो ग्रंथि पाई जाती है यकृत पाई जाती है। और इसमें जो रस होता है वो पित्त रस होता है, पित्त रस। और एंजाइम जो होता है इसमें पेप्सिन, रेनिन, यही एंजाइम होता है लाइपेज। और आगे इसमें जो पचने वाला भोज्य पदार्थ होता है ये प्रोटीन के अवयव होते हैं। प्रोटीन के अवयव क्या होते हैं कि पचाने में मदद करते हैं। चौथा गृहिणी के बाद आता है ग्रहणी। गृहिणी की बात क्या आता है, ग्रहणी। गृहिणी के बाद ग्रहणी। इसका जो पाचक ग्रंथि का नाम है, ये जो पाचन होता है ये अग्नाशय में होता है। कहाँ पे होता है, अग्नाशय। अग्नाशय में इसकी पाचन ग्रंथि का नाम है क्या, अग्नाशय। और इसमें जो रस का नाम है अग्नाशयी रस पाया जाता है, अग्नाशयी, अग्नाशयी
रस पाया जाता है। और जो एंजाइम इसमें है, एंजाइम का नाम क्या है? ट्रिप्सिन। यहां लिख लीजिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, लाइपेज। उसके बाद इसमें जो भोजन पचने वाला होता है, मंड होता है, मंड, मंड, मंड पचता है। और वसा के अवयव, वसा के अवयव, ठीक है, इसको पचाने का काम करता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। छोटी आंत, पचवां, छोटी आंत, छोटी आंत। यहाँ कौन सी पाचक ग्रंथि का नाम है? तो ये आंत ग्रंथियां होती हैं, आंत, आंत्र ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां हैं। और रस का जो नाम है आंत्र रस है, आंत्र रस है। और जो एंजाइम होता है पचने में जो सहायक होता है, ये थोड़ा सा इरेप्सिन, इरेप्सिन होता है। उसके बाद माल्टेज होता है, इरेप्सिन, माल्टेज। और लैक्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। और एक आता है लाइपेज। ये जो कि पचाने में क्या करता है? एंजाइम होता है। लाइपेज भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन कौन कौन सा होता है? प्रोटीन के अवयव, प्रोटीन के अवयव। और क्या क्या होते हैं? माल्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। और सुक्रोज और वसा को क्या करता है? ये पचाता है। सुक्रोज और वसा को ये क्या करता है? पचाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, एक नंबर में जरूर पूछेगा कि मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो आप बता सकते हैं लार ग्रंथि। अमाशय में कौन सी पाई जाती है? जठर ग्रंथि। गृहणी में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यकृत पाया जाता है। ग्रहणी में कौन सी पाई जाती है? अग्नाशय पाई जाती है। और रस का नाम पूछेगा तो बता दीजिए अग्नाशयिक रस। छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? आंत्र ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि रस का नाम है आंत्र रस। भोजन का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। और एंजाइम पूछता है कि इसके थ्रू ये पचता है, छोटा छोटा टुकड़ा करके वो क्या करती है? घोल बनाती है और पचाती है भोजन। ठीक है, तो एंजाइम का नाम जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में 1 नंबर में, 2 नंबर में ये 100% पूछेगा, इम्पोर्टेंट है। याद करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। तो ठीक रहा, आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके 2027 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। दांत, क्योंकि बिना मानव का जीवन है या एनिमल है कोई भी, तो बिना दांत के अपना काम नहीं कर सकता है, कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खा सकता है। तो आइए दांत को समझते हैं। देखिए, लिखना बंद कर दीजिए थोड़ा। दांत के बारे में क्या है? दांत को इंग्लिश में कहा जाता है डेंटल। आप किसी भी दांत के डॉक्टर को दिखवाया जानते हैं तो वहाँ दांत के डॉक्टर नहीं लिखा रहता है, वहाँ डेंटल स्पेशलिस्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो देखिए दांत जब है तो दांत मनुष्य की मुख गुहा में, मुख का मतलब होता है मुख के अंदर, मुख गुहा के अंदर पाया जाता है। और ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत आपने महसूस भी किया होगा। एक इधर से बाएं साइड या दाहिने साइड से लीजिए तो एक बहुत ही चौड़ा दांत होता है, उस दांत को क्या बोलते हैं? लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। एक देखते हैं एकदम पतला पतला, दो इधर होता है, बीच में भी होता है। तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक सिंपल दांत भी पाया जाता है जो कि केवल चबाने के काम में आता है। तो देखिए, प्रत्येक जबड़े में 110 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और कुल मिलाकर एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। तो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अगर बात करेंगे कि जबड़े में दांत कितने होते हैं? 110। अगर बारीकी से दांत को निकाल के अगर गिना जाए तो 110, ठीक है, जबड़े के अंदर।
आइए हम लोग समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं बेटा 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, लिखवाई दिए हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है कि दांत जब 4 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से होते हैं और कार्य क्या होते हैं इनके। तो हम एक तरफ क्या है हेडिंग डालते हैं दांत के, एक तरफ हेडिंग डालिए दांत के प्रकार, और इसको भी चार्ट के माध्यम से ही बता देते हैं। दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, उसके बाद जो होती है दांतों का कार्य क्या होता है, दांतों का कार्य। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, चार्ट के माध्यम से समझना है। तो आइए समझ लेते हैं। थोड़ा दांतों की संख्या जो है इधर लिख लीजिए, आसानी रहेगी आप लोगों को। दांतों की संख्या, ठीक है। देखिए दांतों के प्रकार में पहला जो प्रकार है क्या है, कृंतक है। क्या बेटा? कृंतक। दूसरा जो है, दूसरे प्रकार को क्या बोलते हैं, रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। तीसरा जो प्रकार दांत होता है ये होता है बेटा अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। और जो नेक्स्ट दांत होता है इसका नाम है चौथा चवर्णक। चवर्णक। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि दांतों की संख्या क्या होती है। देखिए ये कृंतक जो होता है 2 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है बेटा? 2 जोड़ी होता है। और 2 जोड़ी मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, तो कुल कितना हो गए, 4 दांत हो गए। अब ये अगर रदनक की बात करें तो रदनक जो दांत होता है हमारे यहाँ वो 1 जोड़ी होता है। कितना होता है? 1 जोड़ी। कुल मिलाएंगे अगर तो कितना हो गया, 2। कुल मिलाएंगे तो कितना हो गया, 2। और अगर अग्रचवर्णक की बात किया जाए तो अग्रचवर्णक ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। आगे वाले दांत को कह रहा है अग्रचवर्णक, जो चौड़ा होता है। तो देखिए ये 2 जोड़ी होता है। कितना होता है? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब कुल कितना हो गया दांत, 4। कुल कितना दांत हो गया, 4 दांत हो गया। और नेक्स्ट चवर्णक है, तो चवर्णक जो होता है मैं बताया कि चबाने के लिए होता है, तो ये 3 जोड़ी होता है। ऊपर नीचे मिला के कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी। और 3 जोड़ी का मतलब कुल कितना हो गया, 3 दूना 6 दांत हो गए। ठीक है, तो 4 2 6 4 10 6 16 दांत का उपयोग है। बाकी सेम दांत होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं। अब इनका दांतों का कार्य क्या है। देखिए ये जो कृंतक होते हैं, जब हम भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है तो वहां ये जो कृंतक का काम होता है भोजन को चबाने का। क्या काम होता है? भोजन को चबाने का काम होता है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको दांत बकायदे दिखा के बताता, नहीं तो आप दांत बाहर कीजिए, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, वीडियो में न दिखाकर ऐसे तो दिखाएंगे ही ऑफलाइन। आगे देखिए, एक जोड़ी जो रदनक होता है इसका काम होता है भोजन को, रदनक का काम होता है भोजन को पकड़ना, भोजन को पकड़ना, या कह सकते हो चीरना। क्या कह सकते हो, चीरना। रदनक का काम होता है, ये 1 जोड़ी ही होता है। नेक्स्ट अग्रचवर्णक क्या होता है, भोजन को पीसने का काम करता है। भोजन को चबाना या पीसना का कार्य क्या होता है बेटा, अग्रचवर्णक का होता है। नेक्स्ट जो होता है चवर्णक, क्या होता है, तो चवर्णक का क्या काम होता है कि भोजन को चबाना, भोजन को चबाना व पीसने का काम क्या होता है, चवर्णक का होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि पूछता है दांत के बारे में एग्जाम में। ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन को समझिए
कि होता क्या है, देखिए सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर, सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे टाइप की, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। रेस्पिरेशन कौन कौन से होते हैं बेटा? 2 प्रकार। पहला ऑक्सी श्वसन, जिसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में या वायवीय श्वसन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरियोडिक, AERODICA, रेस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं दूसरा श्वसन को अनाक्सी श्वसन। कितना बोलते हैं बेटा? देखिए श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और इधर क्या है, अनाक्सी श्वसन, और इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है। या एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? पृथ्वी पर अधिकांश जीव या मानव, ऑक्सीजन की उपयोग करके पृथ्वी पर अधिकांश जीव या मानव ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति के होने के कारण ऑक्सीजन की उपस्थिति के होने के कारण इस श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति के होने के कारण इस श्वसन को ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन
कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश जीव या मानव ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति के होने के कारण इस श्वसन को ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। तो सीधी बात यह है कि जिस श्वसन से हम लोगों को ऑक्सीजन की वजह से हम श्वसन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। और अनाक्षी श्वसन क्या होता है कि पृथ्वी पर कुछ अनेक जीव वायु की उपस्थिति में पृथ्वी पर कुछ अनेक जीव वायु की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। वायु की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। उन्हें अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रेस्पिरेशन, जिसमें इसमें अगर ऑक्सी की बात की जाएगी तो इसमें किसकी बात की जाएगी बेटा, आप लोगों को ऑक्सीजन की। और इसमें ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, इसमें केवल वायु से मतलब है आपको। तो ये रहा आपका डिफरेंट। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। ठीक है, ऑक्सी श्वसन एक तरफ करते हैं और एक तरफ अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी और एक तरफ अनाक्षी। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और इसमें अंतर लिखिए, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में अंतर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम परिभाषा जानते हैं। ऑक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसी को लिखते हैं यहाँ पे। एक तो अंतर यही हो गया, ऑक्सीजन में उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन में उपस्थित होते हैं। देखिए, ये ऑक्सीजन में क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं ऑक्सी। और अनाक्षी की जब बात की जाएगी तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। दूसरी बात क्या होती है कि ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपचय होता है। देखिए, ग्लूकोज का पूर्ण अपचय होता है किसमें, ऑक्सी में। और अनाक्षी में इस क्रिया में पायरुवेट अम्ल को अपूर्ण अपूर्ण ऑक्सीकरण है।
जैसे अगर इसमें बात की जाए ग्लूकोज का पूर्ण अपचय की, तो क्या क्या अपचय होता है ग्लूकोज के साथ? देखिए यहाँ पे C6H12, C6H12, O6 प्लस 6O2, ये बैलेंस करते हुए हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि आपको पिछली बार हम पढ़ाए भी थे। तो यहाँ पर क्या आएगा 6CO2 प्लस 6H2O, और कितने केल्विन ऊर्जा दे रहा है? 673 और इसमें क्या होता है, जब पायरुवेट अम्ल को अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राप्त होता है C6H12O6, यह अभिक्रिया करता है किससे? C2H प्लस 2CO2 प्लस कितने कैलोरी ऊर्जा? 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब बात आती है नेक्स्ट अंतर पे। नेक्स्ट अंतर क्या है? इस क्रिया में 38 अणु एटीपी के रूप में होते हैं। तीसरा, इस क्रिया में 38 अणु एटीपी की क्रिया के रूप में होते हैं। इस क्रिया में 38 अणु एटीपी की क्रिया में होते हैं, और इधर है इस क्रिया के दो अणु एटीपी के रूप में होते हैं। एटीपी के रूप में होते हैं। ठीक है, इधर ऑक्सी है, अनाक्सी में ये अंतर आपको मिला। आप अंतर को क्या करेंगे? अच्छी तरह इसको नोट कर लेंगे। और ये किलो कैलोरी ऊर्जा को भी, ये जो आपकी किलो कैलोरी ऊर्जा है, ये इसमें कितनी पाई जाती है? ऑक्सी वाले में तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अंतर को हम लोगों ने समझा अच्छी तरह। आगे है कि कुछ जीवों में श्वसन अंग कैसे होते हैं। कभी एग्जाम में पूछ देता है 1 नंबर में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कुछ जीवों में श्वसन अंग। कैसे जीव क्या करते हैं कि किस अंग द्वारा श्वसन करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो इधर जीवों का नाम लिख लीजिए। जीवों का नाम एक तरफ, और एक तरफ लिख लीजिए श्वसन अंग। एक तरफ जीवों का नाम लिख लीजिए, एक तरफ श्वसन अंग। देखिए जीवों का नाम में क्या रहेगा? जीवों के नाम में मछली, पहला मछली किससे श्वसन करती है? मछली करती है श्वसन गलफड़े या गिल्स से। श्वसन करती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मछली श्वसन कैसे करती है, गलफड़े या गिल्स से? देखिए मछली के अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर श्वसन की बात करेंगे तो नाक से करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसी तरह फेफड़े से। और जो ये मछली होती है ये गलफड़े या गिल से करती है। ठीक है, उसमें गलफड़ा पाया जाता है। अगर ऐसा ना होता तो बताइए पानी में कैसे रह पाती मछली? पानी को कैसे पानी में रहकर श्वसन कर पाती? क्या आप श्वसन कर पाएंगे पानी में रह के? पानी में रहकर आप कम देरी तक श्वसन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पानी में बिना किसी सपोर्ट के भेज दिया जाए तो आप श्वसन क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए उसी आकार से मछली का बना ही रहता है गलफड़ा। दूसरा जो श्वसन अंग है जीवों का नाम है, अगर मच्छर की बात की जाए, मच्छर बताइए श्वसन कैसे करता है?
मच्छर शोषण करता है श्वास नली से, श्वास नली से क्या करता है, मच्छर शोषण करता है, या इसको बोला जाता है ट्रेकिया, या ट्रेकिया लिख दीजिए, ठीक है। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया। अगर हम बात करेंगे, देखिए मच्छर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बता दीजिएगा श्वास नली या ट्रेकिया से। तीसरा अगर है, हम बात करेंगे केचुआ की, क्योंकि इसको बोला जाता है किसानों का मित्र, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, तो जो किसानों का मित्र है केचुआ, केचुआ कैसे शोषण करता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर रहता है, तो ये करता है अपनी त्वचा से, ठीक है। त्वचा इसका शोषण अंग है। अगर हम बात करेंगे मनुष्य कैसे शोषण करता है, मनुष्य बताइए कैसे शोषण करता है, मनुष्य कैसे शोषण करता है, फेफड़े से, फेफड़ा पाया जाता है मनुष्य, ठीक है। तो इसमें से चारों में से एक जरूर आपके एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग श्वसन तंत्र में आपके एग्जाम में 2027 में पूछेगा कि मानव श्वसन तंत्र कैसे होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र आप लोग बना लिए हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको मानव श्वसन तंत्र। तो देखिए मानव श्वसन तंत्र जो होगा, इसमें सबसे बड़ी बात हम लोग इस डायग्राम पे बात करेंगे। देखिए एक होता है नासा द्वार, नासा द्वार, नासा द्वार कहाँ पाया जाता है, नाक में। कहाँ पाया जाता है जी, नाक में पाया जाता है। अब यहां से हवा जब फ्लो होती है तो ये जाती है ग्रसनी में। कहाँ जाती है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ये जाती है आपके कंठ में, यहाँ कंठ होता है, ठीक है। तो ये जाती है कंठ में। कहाँ जाती है, ध्यान दीजिए, इधर लिखा पड़ा है सब, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ज्यादा ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। कंठ रहेगा, ठीक है। कहाँ जाती है, कंठ में। क वर्ग का उच्चारण भी हम कंठ से ही करते हैं, ठीक है। आगे जब ये, उसके बाद श्वास नली में, श्वास नली होते हुए ये जाती है श्वसनिका में, श्वसनिका। ऐसे डायग्राम बना के लिखते जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये फुफ्फुस से होते हुए, फुफ्फुस को बोलते हैं फेफड़ा, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे फेफड़ा लिख लीजिएगा, क्योंकि मानव श्वसन जो करता है फेफड़े से ही करता है, ठीक है। लेकिन देखिए फेफड़े में जाने से पहले हवा कितने रेंज से गुजर रही है, नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिका, उसके बाद फुफ्फुस या फेफड़ा, फिर जाती है कूपिका कोश में, कूपिका कोश में, और जाते हुए जब आगे बढ़ती है तो ये हमारे रुधिर में जाके क्या करती है, मिल जाती है। और रुधिर में जब मिल जाती है तो रुधिर को इधर उधर करने का काम जो करती है उसकी कोशिकाएं करती हैं या वाहिकाएं करती हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए रुधिर वाहिकाएं, ठीक है। तो ये कंटेंट रहा आपका मानव श्वसन तंत्र का। अब हम लोग इसमें थोड़ा नासा द्वार के बारे में पढ़ेंगे कि नासा द्वार होता क्या है। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए कि नाक में उपस्थित महीन बाल, नाक में उपस्थित महीन बाल, नाक में उपस्थित महीन बाल अंदर जाने की अशुद्धियों को, अंदर जाने की अशुद्धियों को रोक लेते हैं, अशुद्धियों को रोक लेते हैं। यह अशुद्धियां धूल मिट्टी राख, यह अशुद्धियां धूल मिट्टी राख, धूल मिट्टी राख, यह अशुद्धियां धूल मिट्टी राख, जीवाणु
जीवाणु, कण, पराग आदि कण हो सकते हैं। जीवाणु, पराग आदि कण हो सकते हैं। ठीक है, तो नासा द्वार को समझिएगा। नासा द्वार नाक में उपस्थित महीन बाल अंदर जाने की अशुद्धियों को रोक लेते हैं। यह अशुद्धियां धूल, मिट्टी, कण, राख, जीवाणु, पराग सभी हो सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के नाक में बाल आते हैं तो उनको बड़ा दिक्कत महसूस होता है, लेकिन फायदे देखो क्या है। कान में अगर बाल हैं तो उसके भी फायदे हैं। कान में जो भी राख, मिट्टी का कण हो, धूल हो, जाने से क्या होता है कि रोकते हैं। तो कहीं न कहीं नाक में बाल और कान में बाल से होने वाले बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर भगवान ने कुछ मेंटेन करके लोगों को भेजा है तो बहुत अच्छी तरह भेजा है। जिनके नाक और कान में बाल नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा दस्त की प्रॉब्लम, जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जो जैसे गंदी वायु है उसको भी छानने का काम करता है, एक बार बाल रहता है। ठीक है, आइए ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी को भी समझते हैं। एक बार शायद हम डायग्राम के माध्यम से बता भी चुके हैं, तो मेन बस बताएंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रसनी यह श्वसन और पाचन तंत्र के लिए, यह श्वसन और पाचन तंत्र के लिए, यह श्वसन और पाचन तंत्र के लिए, यह श्वसन और पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है। एक समान क्या है? मार्ग है। मैं जब पाचन तंत्र भी पढ़ा रहा था तो आपको ग्रसनी के बारे में बताया था कि इसके माध्यम से होकर क्या जाती है, हवाएं जाती हैं, भोजन जाता है। देखिए अब क्या होता है कि कंठ हम लोग जानते हैं, कंठ कहाँ पे है, कंठ से हम लोग बोलते भी हैं, क वर्ग का उच्चारण भी करते हैं। उसके बाद श्वास नली, श्वसनिका, फुफ्फुस। तो कंठ के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। यह श्वसन नली के ऊपर, यह श्वसन नली के ऊपर, यह श्वसन नली के ऊपर, यह श्वसन नली के ऊपर ग्रसिका के सामने, ग्रसिका के सामने उपस्थित एक नली है, उपस्थित एक नली है। देखिए यह श्वसन नली के ऊपर ग्रसिका के सामने उपस्थित एक नली है जिसकी लंबाई लगभग 5, जिसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई की बात की जाए तो किसने खोज की? लंबाई की बात मस्को महोदय ने खोज की। कौन? मस्को महोदय ने खोज की कि कंठ की जो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। श्वास नली का आप काम समझते हैं कि श्वास नली का काम जो होता है, श्वास को अंदर ले जाने का कार्य होता है। कहाँ तक? पर श्वसनिका का काम क्या होता है? श्वास नली के माध्यम से जो वायु आती है इसको सेफ रखने का काम होता है। उसके बाद फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा क्या करता है आप जानते हैं? एब्जॉर्ब करता है किसको? ऑक्सीजन को। और आगे जाते हैं हम लोग, कुपिका कोश में जाता है। फिर रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं, रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, ये तमाम ऑक्सीजन को अन्य शरीर के भाग में ले जाती हैं। तो इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है, समझने जैसा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए संवहन क्या है? संवहन ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व मनुष्य में
मनुष्य में भोजन ऑक्सीजन, मनुष्य में भोजन ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की अन्य आवश्यक अन्य 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 आवश्यक पदार्थों की निरंतर अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र, आपूर्ति करने वाला तंत्र, आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र कहलाता है। मनुष्य में भोजन ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मानव में संवहन कैसे होता है? अगर हम बात करेंगे कि मानव में संवहन कैसे होता है, मानव में संवहन, अगर मानव के संवहन की बात करेंगे तो ये मानव हृदय संवहन, मानव हृदय संवहन, मानव हृदय संवहन तंत्र मुख्य अवयव, मुख्य अवयव, पहला हृदय, दूसरा रक्त नलिकाएं, तीसरा पहला हृदय, दूसरा रक्त नलिकाएं, तीसरा वहन माध्यम, रक्त नलिकाएं में है धमनी व शिरा से, धमनी व शिरा, और वहन माध्यम में है रक्त व लसिका, रक्त व लसिका का माध्यम। ठीक है, तो ये रहा आपका संवहन तंत्र जो कि मानव में काम करता है। नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग अवयव पढ़ेंगे। अवयव किसके रहेंगे? ये मानव के, किसके अवयव पढ़ रहे हो आप लोग? मानव में। तो एक हृदय होता है, धमनी, शिरा, और क्या होता है बेटा? धमनी, शिरा और लसिका, फुफ्फुस, शिरा को ही कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हृदय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हृदय का जो आकार होता है, अगर आकार की बात करें तो पृथ्वी के आकार जैसा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग की हृदय एक पेशी अंग है। हृदय एक पेशी अंग है, पेशीय अंग है। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी पृथ्वी के आकार का होता है, जो हमारी पृथ्वी के आकार का होता है। देखिए, हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी किसके आकार का होता है बेटा? पृथ्वी के आकार का होता है। और ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड
युक्त कार्बन डाई युक्त रुधिर से मिलने के रोकने के लिए मिलने से रोकने के लिए हृदय की कई कोष्ठों में बांटा गया है। हृदय को कई कोष्ठों में बांटा गया है। अब कोष्ठ का मतलब क्या होता है? हृदय को दायां और बायां, हृदय को दायां आलिंद का नाम सुने आप लोग? तो हृदय को दायां आलिंद और बायां आलिंद में क्या किया गया है? बांटा गया है। हृदय को दायां और बायां, हिंदी मतलब बटगरा या लिख सकते हो हृदय को दायां और बायां हृदय का दायां और बायां पक्ष के रूप में बंटवारा ऑक्सीजनेट तथा विऑक्सी जनित रुधिर को मिलने में ऑक्सीजनेट तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। रोकने में क्या होता है? लाभदायक होता है। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य मानव हृदय एक पंप की तरह क्या करता है? कार्य करता मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो सारे शरीर में रुधिर परिसंचरण करता है। देखिए, आप समझिए, आपसे अगर रुधिर की बात की जाए तो रुधिर पृथ्वी के आकार का होता है। ठीक है? हृदय हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हृदय क्या है बेटा? पृथ्वी के आकार का होता है। सॉरी इसके लिए। आगे देखिए, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है और CO2 की मात्रा होती है। ऑक्सीजन जानते हैं आप लोग कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत ही लाभदायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से मान लीजिए, अगर दूसरे पक्ष की बात करेंगे तो लाभदायक ही होता है। तो इसको ये मिलने नहीं देता है। और इसका देखिए कार्य क्या है कि दो भागों में बटा, एक बायां आलिंद एक
दायां लिंद में दो भागों में बंटकर ये ऑक्सीजनेट और विऑक्सी को क्या करता है कि बंटवारा कर देता है, अलग अलग कर देता है, और ये पूरी बॉडी को हृदय क्या करता है कि रक्त पहुंचाने में मदद करता है। अन्य कोशिकाओं द्वारा हृदय रक्त पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है रक्तदाब के बारे में, तो रक्तदाब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। रक्तदाब क्या होता है, रक्तदाब देखिए लिखना है फिर समझाना है, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लासेस में अगर लिखना होता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, भी आप संघर्ष करना है, 2K में देख लेना है और लिखते हुए चलना है साथ में, तब जाके क्या होगा कि अच्छा लगेगा आपको। देखिए रक्तदाब क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं की वृद्धि, रुधिर रुधिर वाहिकाओं रुधिर वाहिकाओं की वृद्धि, रुधिर वाहिकाओं की वृद्धि के विरोधी जो दाग लगता है, के विरोधी रुधिर वाहिकाओं की वृद्धि के विरोध में जो दाग लगता है रक्तदाब कहलाता है। देखिए अब जो रुधिर वाहिकाएं होंगी, जैसे कि मान लीजिए जो शरीर को एक्सेप्टेबल ना हो, तो ऐसी वाहिकाओं को क्या करता है कि उसकी वृद्धि में विरोध करता है, ठीक है। तो जो दाब बनता है तो उसे क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद उसमें लिखवाए थे आपको जो अंग में, संवहन के अंग में या अवयव में दूसरा था कि रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाएं। और हम आपको रक्त नलिकाएं के बारे में बताया था कि इसके बारे में उसमें क्या था, धमनी व शिरा। तो धमनी के बारे में पढ़ते हैं कि धमनी क्या होती है, धमनी। तो देखिए धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से, जो रुधिर को हृदय से, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। धमनी की भित्ति मोटी, धमनी की भित्ति, धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, तथा लचीली होती है। धमनी की भित्ति कैसी होती है बेटा, मोटी तथा लचीली होती है। और क्योंकि रुधिर हृदय से, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च ताप से, उच्च ताप से निकलता है, उच्च ताप से निकलता है। इनमें बाल नहीं पाए जाते हैं, इनमें बाल नहीं, इनमें बाल नहीं पाए
जाते हैं, इनमें बाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। आप पूछे ना कि हृदय से तो बांटने का काम करता है, लेकिन ले कौन जाता है? धमनी उसको ले जाती है, रक्त को, अन्य बॉडी के पार्ट्स तक। तो धमनी की भित्ति मोटी होती है तथा लचीली भी होती है। जब चाहे जैसे चाहे धमनी मुड़ जाती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च ताप से निकलता है और इनमें बाल नहीं पाए जाते। ठीक है, बाल नहीं पाए जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये जो इसका ताप होगा उच्च होगा। आगे धमनी के बाद शिरा क्या होता है? शिरा, धमनी के बाद शिरा क्या होता है? तो शिराएं विभिन्न अंगों से, शिराएं विभिन्न अंगों से, शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्षीकृत रुधिर बनकर, अनाक्षीकृत रुधिर बनकर, शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्षीकृत रुधिर बनकर एकत्र करके वापस शिराएं क्या होती है? शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्षीकृत रुधिर बनकर एकत्र करके वापस रुधिर तक ले जाती है, वापस रुधिर तक ले जाती है। अगर भेद की हम लोग बात करेंगे कि धमनी व शिरा में अंतर क्या है, तो धमनी हृदय से ब्लड को दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है, लेकिन शिराएं क्या करती हैं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी से एब्जॉर्ब करके ये पुनः हृदय तक क्या करती हैं? पहुंचाती हैं। ठीक है, धमनी व शिरा में अंतर भी पूछता है तो ये आप अंतर भी यहाँ से खोज सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम फुफ्फुस की बात करेंगे, अगला लिखाए थे ना फुफ्फुस, फुफ्फुस को क्या बोलते हैं जी? फुफ्फुस को ही बोलते हैं फेफड़ा। ठीक है, कभी भी जाइएगा आप लोग नशे केंद्र पे तो लिखा रहता है कि आपका फेफड़ा क्या होगा? खराब हो जाएगा, या नशा करने से फेफड़ा खराब हो जाता है। ज्यादा ऐसी चीजें जो धुआं वाली रहती हैं, कभी देखोगे महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं उनका फेफड़ा जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, या जो लोग पहले एक आता था हुक्का, शौक में हुक्का पीते थे, उससे फेफड़ा खराब होता है। अब तो मान लीजिए जमाना बदल गया है, बीड़ी है, सिगरेट है, बहुत सारी जो नशा की पदार्थ है सीधे हमारे किस पर असर डालते हैं? फेफड़े पर। और फेफड़ा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा नोट कीजिएगा। देखिए, शिरा की भित्ति कम होती है, जो शिराएं होती हैं हमारी, शिरा की भित्ति कम होती है। शिरा की भित्ति क्या होता है बेटा? कम होती है। वह कम लचीली भी होती है, वह कम लचीली भी होती है, वह कम लचीली भी होती है। इनमें बाल्ब होता है, इनमें बाल्ब होता है और ये सत ही जाती हैं। ही जाती है। फुफ्फुस हो गया। अब एक बचा है आपका लसिका। क्या बचा है? लसिका। तो आइए हम लोग लसिका के बारे में यहीं पे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचा है। तो लसिका, लसिका को समझ लीजिए, यह एक तरल ऊतक है, यह एक तरल ऊतक, यह एक तरल ऊतक है।
यह क्या है बेटा, तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है। जो रुधिर में एक प्लाज्मा पाया जाता है, जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में लसिका क्या होती है, मोटी होती है। यह एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में लसिका मोटी होती है, मोटी होती है। लसिका वहन की सहायता करता है। लसिका क्या करता है, होती है लसिका वहन की सहायता करता है। लसिका वहन की क्या करता है, सहायता करता है। नोट कर लीजिए। धमनी व शिरा में अंतर की जब बात की जाए तो देखिए, धमनी रुधिर को हृदय, धमनी रुधिर को हृदय, धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है, हर बार पूछा है और इस बार भी आने का चांस है। और शिरा में क्या होता है कि शिराएं रुधिर को, शिराएं जो होती हैं वो रुधिर को अंगों से हृदय तक ले जाती है। देखिए, एकदम उल्टा है। यहाँ हृदय से शुरू होगा, अदर अंग तक जाएगा, और ये शिरा क्या होगा कि अदर अंग जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसको पुनः क्या होगा, हृदय के पास भेजेगा। ठीक है। दूसरा अंतर, धमनियों में रुधिर दबाव के साथ रहता है। धमनियों में रुधिर दाब के साथ रहता है। धमनियों में रुधिर दाब के साथ रहता है और शिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव में रहता है। शिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव में रहता है। ठीक है। इसको थोड़ा धमनी और शिरा में क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे अंतर। देखिए, पादपों में परिवहन कैसे होता है। आप लोग जानते हैं कि जो पादप मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे जमीन में उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी जो होती है मिट्टी होती है। ठीक है। अब मिट्टी आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको उपजाऊ बनाइए या न बनाइए। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, हरित लवक की आवश्यकता होती है,
और H2O की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो पादप में परिवहन कैसे होता है, इसी चीज को हमको क्या करना है, लिखना है, क्योंकि पेपर में पूछता है। तो लिखिए पादप तंत्र का एक अवयव है, पादप तंत्र का एक अवयव का मतलब होता है भाग, ठीक है, भाग है या अवयव है। आगे, जो मृदा से प्राप्त जल, जो मृदा से प्राप्त जल, जो मृदा से प्राप्त जल व खनिज लवणों को या क्या लिख लीजिए, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल व खनिज लवणों को क्या करता है बेटा, वहन करता है, लवणों का वहन करता है, ठीक है, वहन करता है। आगे, जबकि फ्लोएम पौधों को, ये एग्जाम में पूछता है, जबकि जिसको जाइलम कहा जाता है, जिसको जाइलम कहा जाता है, जबकि फ्लोएम पौधों को खनिज लवण या भोजन प्रदान करते हैं, या भोजन प्रदान करते हैं। जड़ व मृदा के मध्य, जड़ व मृदा के मध्य आयन संग्रहों के अंत के चलते, जल व मृदा के आयन संग्रहों मध्य के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करते हैं, जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर देता है, जड़ों में, जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर देता है। इसी के साथ एक जल स्तंभ का निर्माण होता है, इसी के साथ जल स्तंभ का निर्माण होता, इसी के साथ जल स्तंभ का निर्माण होता है। जो कि जल स्तंभ का निर्माण होता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर ढकेलता, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर क्या करता है, ढकेलता है। यदि दाब जल को ऊंचे वृक्ष के,
यदि दाब जल को ऊंचे ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा हरा वाष्प के रूप में या वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है, वातावरण में विलीन हो जाता है, यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाते। ये प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे उत्सर्जन की अगर हम बात करेंगे कि उत्सर्जन, अब देखिए पादपों में परिवहन, देखिए आप लोग अगर समझदार होंगे तो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि पौधों का डेवलपमेंट कैसे होता है, पादप वृद्धि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? खनिज चाहिए, जल चाहिए, फूड चाहिए और H2O चाहिए। उसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए। फोटोसिंथेसिस वाला जितना मामला है अगर आप पादप में परिवहन में लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बात समझते हैं? वहीं तो पादप में परिवहन है। ये बताइए पौधे गति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पौधे गति नहीं करते हैं, गति तो हम लोग करते हैं। देखो हम गति कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रहे हैं, लेकिन पौधे उसी स्थान पे वृद्धि करते हैं, न कि गति करते हैं, ठीक है। उनका हाथ पांव बड़ा होगा, उनकी जड़ें बढ़ती जाएंगी, पेड़ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन सोचोगे कि स्थान बदल जाए, आज यहाँ पे है कल तुम्हारे घर में चला जाए, परसों कहीं और चला जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। तो पादप हमेशा ये भी ध्यान रखना कि वृद्धि करते हैं लेकिन गति नहीं करते। जैसे कुछ मान लीजिए कुछ ऐसे मानव होते हैं जिसको बोला जाता है बाठा, क्या बोला जाता है? उनका देखो खूब वृद्धि करेंगे, खूब मोटे ताजे होंगे, हाथ पैर फूलेगा, सब कुछ विकास करेगा, लेकिन लंबाई में क्या होती है? वृद्धि नहीं होती। बात समझ रहे? तो ऐसे लोगों के लिए तो आप क्या करिए कि इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर उत्सर्जन भी यहीं पे पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा है उत्सर्जन, इसको भी देख लीजिए। उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में समझना है। वह जैव प्रक्रम जीवों में उपापचयी क्रियाओं में वह जैव प्रक्रम जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कप्सन या निष्कासन लिख दीजिए, निष्कासन
होता है उत्सर्जन कराता है। देखिए, अगर हम पादप की बात करेंगे तो इसमें जितने भी पादप के लिए, ठीक है, विनाशकारी साबित होंगे या जनित हानिकारक होंगे, चाहे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन हो, तो उत्सर्जन कहलाएगा। अगर हम बात करेंगे मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, तो देखिए, मानव खूब भोजन करता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है। अगर मानव को कुछ चीजें लाभदायक नहीं, हानि पहुंचा रही, तो उसका उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन कैसे मानव में होता है, अगर आप लिखोगे मानव में उत्सर्जन तो एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लीजिए, मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन लिखिए, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो जो समझदार बच्चा होगा वो जानता होगा कि मानव में उत्सर्जन कैसे। देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र में, मानव के उत्सर्जन तंत्र में, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृत्त, एक जोड़ा वृत्त, एक मूत्र वाहिनी तथा एक मूत्र वाहिनी तथा एक मूत्र मार्ग होता है। एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृत्त, एक मूत्र वाहिनी तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृत्त अंदर में रीढ़ की हड्डी, यहां पे क्या लिखे, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, वृक्क होगा, एक मूत्र वाहिनी तथा एक मूत्र मार्ग होता है। और वृक्क में क्या होता है, वृक्क में मूत्र बनने के बाद, मूत्र बनने के बाद, मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी में होता हुआ, होता मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक इकट्ठा होता है जब तक कि क्या होता है, बाहर न चला जाए। तो जबकि मूत्र बाहर, जबकि मूत्र मार्ग से बाहर ना, और मूत्र बनने का उद्देश्य क्या होता है, रुधिर में से हानिकारक पदार्थ को छान कर ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। मानव में उत्सर्जन इस प्रकार होता है, थोड़ा नोट कर लीजिए।